हेलो दोस्तों। अगर आप किसी बर्फीले तूफान में ऐसी खतरनाक जगह फंस जाएं जहां इंसान को जिंदा काटकर तेल में तला जाता हो, तो आप वहां से कैसे बचेंगे? आओ आज की इस कहानी में देखते हैं। कहानी का आगाज एक अस्पताल से होता है, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर विवेक और डॉक्टर मीना से होती है। मीना इस जगह पर अभी अभी नई नई ज्वाइनिंग लेकर आई है, इसीलिए डॉक्टर विवेक उसे पूरे अस्पताल का दौरा कराने ले जाता है। असल में यह कोई आम अस्पताल नहीं, बल्कि मानसिक मरीजों का आश्रम है। विवेक उसे यहाँ के मरीजों से मिलवाता है और फिर एक ऐसे खास कमरे के पास लाता है जहां 3 बेहद खूंखार साइको बंद हैं। विवेक बताता है कि ये तीनों पूरे मेंटली हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक मरीज हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह के दर्द का एहसास ही नहीं होता। इनमें जो सबसे बड़ी डिरीदा है, उसका नाम 3 उंगली है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों की 2 उंगलियां काट फेंकी थी। दूसरे का नाम एक आंख है, जिसने अपनी एक आंख खुद ही निकाल दी थी। और जो इन सब में सबसे उग्र है, उसका नाम तेज दांत है, क्योंकि उसके दांत इतने नुकीले हैं कि किसी भी इंसान को पलक झपकते ही चबा सकता है। मीना जब इन तीनों को देखती है तो बुरी तरह सिहर उठती है। इसके बाद जब वे दोनों वहां से लौटने लगते हैं, कोठरी से एक पागल अचानक अपना हाथ बाहर निकालकर मीना के बाल दबोच लेता है। विवेक सही मौके पर पहुंचकर उसे छुद्धा लेता है और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन दोनों को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उस पागल ने मीना के बालों से एक पिन पार कर ली है। अब वह उसी पिन की मदद से अपनी कोठरी का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करता है, मगर उसका दिमाग उतना तेज नहीं चल पाता। लेकिन इन सब पर उन तीनों खूंखार साइको पागलों की नजर बनी होती है। वे असल में आदमखोर राक्षस हैं और बाकी मरीजों से कहीं ज्यादा चालाक हैं। 3 उंगली उस पागल को इशारा करके वह पिन अपनी तरफ फेंकने को कहता है। वह मरीज बिना सोचे समझे पिन उसकी तरफ उछाल देता है। 3 उंगली तुरंत उस पिन को उठाता है और सेकंडों में अपने कमरे का ताला खोल देता है। बाहर आते ही सबसे पहले उनकी नजर वहां एक सुरक्षा गार्ड पर पड़ी रहती है। तीनों मिलकर उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी रहते हैं और बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद वे अस्पताल के बाकी तमाम पागलों को भी आजाद कर देते हैं, जिससे पूरे परिसर में गदर मच जाता है। आगे चलकर ये तीनों आदमखोर डॉक्टर मीना को दबोच लेते हैं और उसे एक बड़द ही सुखाने वाली मशीन की चरखी से कसकर बांध देते हैं। फिर जैसे ही मशीन चालू करते हैं, मीना का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर विवेक की बारी आती है। उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दे दिया जाता है और फिर जंजीर को खींचकर उसके अंग अंग अलग कर दिए जाते हैं, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस भयानक तबाही के बाद वे तीनों हैवान बेहद खुश होते हैं। अब कहानी सीधे 30 साल आगे ले जाती है। कुछ कॉलेज के दोस्त इस बर्फीले इलाके में घूमने आए हैं और अपनी स्नो बाइक्स से पहाड़ों की ऊंचाइयों को नाप रहे हैं। लेकिन उनकी किस्मत खराब निकलती है और रास्ते में बर्फीला तूफान उनका रास्ता रोक लेता है। तूफान इतना खतरनाक हो जाता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तभी उनकी नजर पास ही बनी एक सुनसान इमारत पर पड़ी है। वे सब जान बचाने के लिए उस इमारत के अंदर शरण लेने का फैसला करते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि यह वही खौफनाक अस्पताल था जहां 30 साल पहले आदमखोरों ने तबाही मचाई थी। सब अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का सन्नाटा देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यह जगह दशकों से वीरान पड़ी है। इमारत की खाक छानते हुए वे डॉक्टर विवेक के पुराने केबिन में पहुंचते हैं। वहां कबीर के हाथ कई साल पुरानी शराब की बोतल लग जाती है, जिसे देखकर सब झूम उठते हैं, क्योंकि पुरानी शराब बेहद कीमती मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर देव को कुछ पुराने कागजात और पागलों की तस्वीरें मिलती हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण पुरानी बिल्डिंग नहीं, बल्कि पागलों का मेंटल हॉस्पिटल था। इसी बीच इमारत के बाहर 2 साये एक लाश को घसीटते हुए नजर आते हैं। ये वही आदमखोर हैं जिनकी खौफनाक दास्तान शुरुआत में दिखाई गई थी। यानी वे आज भी इसी वीरान इमारत को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जिसकी भनक कबीर और उसके ग्रुप को बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ वरुण, उसकी गर्लफ्रेंड और कविता इमारत के दूसरे हिस्से में चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन वे बेखबर हैं कि वही तीनों आदमखोर दबे पांव उनके पीछे मंडरा रहे हैं। कुछ देर बाद सब वापस मुख्य हॉल में जमा होते हैं। वरुण सबको सलाह देता है कि इस अंधेरी इमारत में एक जनरेटर रूम जरूर होगा, जिसे चालू करके रोशनी की जा सकती है। वह खुद नीचे जाकर जैसे ही मेन जनरेटर स्टार्ट करता है, पूरी इमारत दूधिया रोशनी से नहा उठती है। इस बात से सब बेहद खुश हो जाते हैं और ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पार्टी का माहौल जमा लेते हैं। तेज म्यूजिक बजता है और सब नाचने में मग्न हो जाते हैं, मगर के पार से एक आंख आदमखोर की भूखी नजरें उन पर ही टिकी होती हैं।
डांस के बाद वे दूसरे कमरे में आराम करने आते हैं। वहां देव को 30 साल पुरानी एक वीसीआर रील मिलती है। वह उसे चालू करता है, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे डॉक्टर मरीजों पर खौफनाक प्रयोग कर रहे थे। यह खौफनाक मंजर देखकर सब दहल जाते हैं और सुबह जल्दी पहाड़ चढ़ने का बहाना बनाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात को वरुण को प्यास लगती है और वह पानी की तलाश में बाहर निकलता है। कॉरिडोर में उसे एक कमरे के अंदर कोई शख्स खड़ा दिखाई देता है। वरुण उसे पुकारता है, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आता। वरुण सोचता है कि शायद कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह जैसे ही उसका कंधा छूने हाथ बढ़ाता है, वह ढांचा नीचे गिर पड़ी रहता है। वरुण की चीख निकल जाती है और इससे पहले कि वह भागकर दोस्तों को चेतावनी देता, सामने से आया आदमखोर उसके गले में लोहे का सरिया आर पार कर देता है और घसीटते हुए ले जाता है। अगली सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड की आंख खुलती है तो वरुण को गायब पाकर वह सबको अलर्ट करती है, मगर किसी को नहीं पता होता कि वरुण कहाँ गया। जब सब हॉल में इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि उनका कुछ सामान भी गायब है, तो उन्हें लगता है कि वरुण महज कोई प्रैंक कर रहा है। वे सब वरुण को ढूंढने के लिए 2 टोलियों में बांट जाते हैं। पहली टोली उस जगह पहुंचती है जहां वरुण पर हमला हुआ था। फर्श पर ताजा खून देखकर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। दूसरी तरफ कविता अकेले ढूंढते हुए एक कमरे के पास पहुंचती है और अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। एक आदमखोर वरुण के शरीर को कसाई की तरह टेबल पर रखकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। कविता डर के मारे उल्टे पांव वहां से भागती है। जब सब एक जगह जमा होते हैं, तभी अचानक ऊपर से एक जैकेट आ गिरती है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, अंदर से उनके दोस्त वरुण का कटा हुआ सिर निकलता है। पूरे कमरे में चीख पुकार मच जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तीनों हैवान हमला करके उनकी एक और दोस्त को दबोच लेते हैं और उसे सुखाने वाली मशीन में ठूंस कर खींचने लगते हैं। कबीर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर हाथ फिसलने की वजह से वह नीचे गिरकर तड़प कर मर जाती है। डर से बदहवास होकर सब बाहर की तरफ भागते हैं। वे अपनी स्नो बाइक्स चालू करने की कोशिश करते हैं, मगर चालाक आदमखोरों ने पहले ही उनकी गाड़ियों के तार काट दिए होते हैं। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान होने के कारण पैदल निकलना भी मौत को बुलावा देना था। ऐसे में लतिका हिम्मत दिखाती है और कहती है कि वह पैदल किचन के रास्ते से निकलकर पास के गांव से मदद लेकर आएगी। वह अकेली निकल पड़ी रहती है। इधर देव सबको सुझाव देता है कि उन्हें डॉक्टर विवेक के दफ्तर में छिपना चाहिए, क्योंकि उसके दरवाजे सबसे मजबूत हैं। सब अंदर भागकर खुद को केबिन में बंद कर लेते हैं। कबीर कहता है कि बिना हथियारों के वे इन हैवानों का सामना नहीं कर सकते। हथियार की तलाश में वे बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहां अचानक उनके सामने 3 उंगली छोटी कुल्हाड़ी लेकर आस्ता धमकता है। वे तुरंत एक केबिन में छिप जाते हैं। किस्मत से आदमखोर उन्हें देखे बिना आगे निकल जाता है। मौका मिलते ही वे चालाकी से उसकी गिरी हुई कुल्हाड़ी उठाते हैं और वापस दफ्तर की ओर भागते हैं। दूसरी तरफ दफ्तर का दरवाजा कोई बाहर से खटखटाता है। कविता जैसे ही दरवाजे से सटकर पूछती है कि कौन है, दमखोर ड्रिल मशीन से दरवाजे में सुराख कर देता है और अंदर हाथ डालकर कविता के बाल पकड़ी लेता है। मगर दूसरा दोस्त तुरंत चाकू से आदमखोर के हाथ पर वार करके कविता को छुद्धा लेता है। दूसरी तरफ देव बाकी दोस्तों को लेकर लौट रहा होता है कि घात लगाए बैठे आदमखोर उस पर झपट पड़ी देते हैं और उसे घसीटकर किचन में ले जाते हैं। वहां उसे टेबल से बांधकर खौलते हुए तेल में उसके अंग काटने लगते हैं। देव दर्द से चिल्लाता है और वे राक्षस जश्न मनाते हैं। जब कबीर और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि देव पीछे छूट गया है। देव की चीखें सुनकर कबीर अकेले अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। वे राक्षस देव के मांस को पकाकर खा रहे थे। कबीर वापस आकर सबको यह बात बताता है और वे तय करते हैं कि कुल्हाड़ी की मदद से उन पर हमला करेंगे। सब मिलकर आदमखोरों पर धावा बोलते हैं। तीनों राक्षस भागकर उसी पुराने कमरे में बंद हो जाते हैं जहां वे 30 साल पहले कैद थे। कबीर गुस्से में उन्हें मारना चाहता है, मगर बाकी दोस्त कहते हैं कि वे खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। कविता कबीर को उन पर नजर रखने को कहती है और बाकी लोग बाइक्स ठीक करने के लिए तार ढूंढने चले जाते हैं। कबीर अकेला रहकर उन बंद पागलों को चिढ़ाता रहता है। काफी देर तक तार न मिलने पर बाकी दोस्त निराश होने लगते हैं। उधर कबीर को नींद आने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। मगर उसकी बदकिस्मती देखिए, 30 साल पहले ताला खोलने वाली वही सेफ्टी पिन आज भी उस कमरे के कोने में आई थी। 3 उंगली वह पिन उठाता है, ताला खोलकर बाहर आता है और सोए हुए कबीर को दबोचकर बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है।
इधर कविता कबीर का हाल जानने के लिए निकलती है। तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और पूरी इमारत में घुप अंधेरा छा जाता है। टॉर्च की रोशनी में जब वह उस कमरे तक पहुंचती है तो ताला खुला मिलता है और कबीर गायब होता है। कविता बदहवास होकर दफ्तर पहुंचती है और सबको बताती है कि आदमखोर आजाद हो चुके हैं। सब डर से कांपने लगते हैं। तभी दरवाजे पर सिर पर बोरी लपेटे एक खौफनाक आकृति दिखाई देती है जो उनकी तरफ बरहक रही होती है। उन्हें लगता है कि यह कोई नया आदमखोर है। जान बचाने के लिए वे सब चाकुओं से उस पर अंधाधुंध वार कर देते हैं, मगर जब वे उसके सिर से बोरी हटाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई आदमखोर नहीं बल्कि उनका दोस्त कबीर था, जिसकी जीभ उन हैवानों ने काट दी थी और वह मदद मांगने आया था। अब आदमखोर खुलेआम उनके पीछे पिटी जाते हैं। वे भागकर एक कमरे में बंद होते हैं और खिद्दकी तोड़-धकर बर्फ के ढेर पर चढ़कर छत की ओर भागने लगते हैं। मगर उनकी एक सहेली नीचे ही छूट जाती है, जिसे तीनों राक्षस ड्रिल मशीन से छेद कर मार डालते हैं। बची हुई लद्दकियां भागती हैं, मगर वे नहीं जानती थीं कि आदमखोरों ने उनकी स्नो बाइक ठीक कर ली है। वे बाइक से उनका पीछा करते हैं और एक और लद्दकी को कुचल देते हैं। अब सिर्फ कविता और स्नेहा बचती हैं। एक आदमखोर कविता पर बाइक चढ़ाने ही वाला होता है कि स्नेहा डंडा मारकर उसे गिरा देती है। वे उसकी बाइक छीनकर भाग निकलती हैं। दोनों को लगता है कि वे बच गईं और वे खुशी से चिल्लाती हैं, मगर आगे रास्ते में आदमखोरों ने लोहे का धारदार तार बांध रखा था। तेज रफ्तार बाइक जैसे ही उस तार से गुजरती है, दोनों के सिर धड़-धड़ से अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर लतिका, जो पैदल मदद मांगने गई थी, वह भी बर्फीले तूफान में जमकर दम तोड़ चुकी होती है। इस तरह उस बर्फीली रात में कोई भी जिंदा नहीं बचता और कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।